अब देखिए, सबसे पहले हमारे माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि लर्निंग होता क्या है। बहुत छोटी छोटी बात जो मैं बताऊंगी ना, थोड़ा सा गौर से और ध्यान से समझना, क्योंकि हर छोटी बात में अपने आप में एग्जाम का क्वेश्चन छुपा होगा। ध्यान से समझ लेना, हर छोटे से पॉइंट में अपने आप में एग्जाम का क्या होगा भैया, क्वेश्चन होगा। इतना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारी नजरों में लर्निंग क्या होता है, कुछ भी सीखना। आपको पता, कुछ भी आप सीख रहे हो तो हम लर्निंग बोल देते हैं, लेकिन सही मायने में लर्निंग वो होती है जिसमें आपके बिहेवियर में परिवर्तन आता है, ठीक है। सही मायने में अधिगम वो होता है जिसमें आपके बिहेवियर में परिवर्तन आता है। ये नहीं है कुछ भी एक्टिविटी हो रही वो अधिगम होता है, ठीक है। हर एक एक्टिविटी अधिगम नहीं हो सकती। अधिगम वही होता है जिसका सही में कोई रिजल्ट मिलता है। जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं मिलता तो वो एक्टिविटी कहीं ना कहीं नॉट द पार्ट ऑफ लर्निंग। तो वो जो एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं लर्निंग का पार्ट नहीं होती, ठीक है। देखिए, एक दो पॉइंट है, बड़े ध्यान से समझना है। लर्निंग होता है स्थायी परिवर्तन। ध्यान से सुनना, लर्निंग होता है स्थायी परिवर्तन। पॉइंट टू बी नोटेड, व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। यदि हम लर्निंग की डेफिनेशन की बात करें, यदि हम अधिगम की डेफिनेशन की बात करें, तो बच्चे क्या याद रखोगे, अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव। मतलब एक्सपीरियंस से, ट्रेनिंग से, किसी एक्सपीरियंस से, किसी ट्रेनिंग से, किसी एक्सरसाइज से हमारे बिहेवियर के अंदर जो एक परमानेंट मतलब स्थायी रूप से परिवर्तन आते हैं, तो वो स्थायी परिवर्तन क्या कहलाते हैं, वो स्थायी परिवर्तन क्या कहलाते हैं, वो स्थायी परिवर्तन बच्चे लर्निंग कहलाते हैं। वो स्थायी परिवर्तन क्या कहलाते हैं, अधिगम कहलाते हैं। समझ रहे हो ना। मतलब ध्यान रखना, अस्थायी रूप से जो परिवर्तन होते हैं ना, वो कभी भी अधिगम नहीं कहलाते। मान ले आपकी एक बार क्वेश्चन आया था, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, सुनिएगा जरा ध्यान से। जो आप कोई भी काम को आप एक्सरसाइज करके सीखते हो तो डेफिनेटली आप बार बार, वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान, रसली आवत जावत सिल पर पड़त निशान। तो आप बार बार अभ्यास करके यदि आप किसी काम को सीख रहे हैं, ठीक है, बार बार अभ्यास करके आप किसी भी काम को सीख रहे हैं, तो अभ्यास से यदि आप में कोई भी अधिगम आता है तो वो परमानेंट आता है, ठीक है। अभ्यास से आप में कोई भी अधिगम आता है तो वो परमानेंट आता है। फिर प्रशिक्षण, मतलब आप किसी भी टाइप की जो ट्रेनिंग करते हैं, किसी भी टाइप के जो प्रशिक्षण करते हैं, तो ट्रेनिंग या प्रशिक्षण से भी आपके बिहेवियर में जो चेंज आते हैं वो भी स्थायी आते हैं। क्योंकि आप अब देखो, मुझसे ट्रेनिंग ही तो ले रहे हो, ये सेट की कोचिंग ले रहे हो, इट्स द काइंड ऑफ ट्रेनिंग। आप मुझसे एक ट्रेनिंग ले रहे हो। अब इस ट्रेनिंग के बाद आप साइकोलॉजी में होप सो इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि आप कहीं भी खुद भी साइकोलॉजी पढ़ा सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में एक सही चेंज आएगा, ठीक है। आपके बिहेवियर में क्या आएगा भाई, परिवर्तन आएगा, ठीक है। तो ये स्थायी चेंज आएगा आपके व्यवहार में। आप जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो आपके अनुभव होते हैं, तो आपको पता है जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपके अनुभव हैं, तो अनुभव और एक्सपीरियंसेस से जो परिवर्तन आते हैं वो हमेशा ही कैसे होते हैं भाई, वो हमेशा ही स्थायी परिवर्तन होते हैं। तो ध्यान रखना, स्थायी परिवर्तन ही अधिगम होता है। एक तरफ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब हमारे अस्थायी परिवर्तन आते हैं, स्टेटिक नहीं होते, मतलब चेंजेबल होते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती है जब हमारे बिहेवियर में अस्थायी परिवर्तन आते हैं। अस्थायी मतलब जब स्टेटिक नहीं होते, मतलब चेंज होते रहते हैं, चेंज नहीं होते, चेंज हो गया, चेंज नहीं हुआ, मतलब इस टाइप से जब हमारे बिहेवियर में अस्थायी रूप से परिवर्तन आते हैं वो कभी भी अधिगम नहीं होते। क्वेश्चन बताऊंगी कैसे आएगा, पहले समझ लो। जैसे मैच्योरिटी, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, रीट के एग्जाम में शायद पिछली बार। परिपक्वता से होने वाला, और एक लड़की ने मेरे से प्रॉब्लम पूछी थी, परिपक्वता से होने वाला अधिगम, जो मैच्योरिटी से अधिगम आता वो कैसा होता है। क्या परिपक्वता से जो आपके अंदर चेंज आता है आपके व्यवहार में, क्या वो अधिगम कहलाता है। हाँ, क्वेश्चन ये था, परिपक्वता से आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, मैच्योरिटी से आपके बिहेवियर में जो परिवर्तन आता है, क्या वो परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ठीक है, बता रही हूं बेटा, इंग्लिश में ध्यान से सुनो। मैंने बोला है कि बिकॉज ऑफ मैच्योरिटी, मतलब मेन वर्ड को इंग्लिश में बता दिया, मैच्योरिटी से आपके बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं, क्या वो स्टेटिक चेंज होता है, क्या वो परमानेंट चेंज होता है, वो अपरमानेंट चेंज होता है, वो परमानेंटली कभी भी नहीं होता, अनस्टेटिक होता है वो चेंज, डायनामिक कह सकते हो, स्टेटिक नहीं होता। तो परिपक्वता से कभी भी व्यवहार में स्थायी परिवर्तन नहीं होता। अब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन नहीं हुआ तो इसका मतलब वो अधिगम भी नहीं हुआ। ठीक है, कोई बीमारी से दुखी हो गया आप, बीमारी में भी फिर भी आपने कुछ सीखा, तो सोचो वो अस्थायी परिवर्तन आते हैं बिहेवियर में बीमारी से,
कुछ थकान आपको हो जाती है, कुछ आपके इमोशंस होते हैं, कुछ आपकी रियल इंस्टिंक्ट होते हैं, मतलब जो आपकी मूल प्रवृत्तियां हैं, आपके इमोशंस हैं, ध्यान रखना इनसे आपके बिहेवियर में जो भी चेंज आते हैं, मूल प्रवृत्तियां मीन्स रियल इंस्टिंक्ट, पीछे बहुत सारे वर्ड्स हम पढ़ चुके होते हैं इसलिए मैं उनको बार बार रिपीट नहीं करती डिटेल में। तो जैसे संवेग है, मूल प्रवृत्तियां, इंस्टिंक्ट है, तो आप खुद देखिए बार बार जो ये इतने सारे चेंज आपके बिहेवियर में आ रहे हैं, क्या ये चेंज रिलायबल है, मतलब क्या ये चेंज स्टेटिक है। अब आप गुस्से में हो, आप इमोशनल, 2 मिनट के लिए आप खुश हो, 2 मिनट के लिए आप दुखी हो, तो कहने का मतलब ये जितने भी परिवर्तन होते हैं कभी भी स्टेटिक नहीं होते, और जब ये स्थायी ही नहीं होते तो इन परिवर्तनों से जो भी हमने सीखा होता है वो अधिगम नहीं होता, वो एक चेंज होता है, वो एक एक्सपीरियंस होगा, अधिगम नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। बस क्वेश्चन कैसे आया था कि क्वेश्चन यही पूछा गया था एग्जाम में कि जो परिपक्वता से जो परिवर्तन आता है क्या वो अधिगम होता है, तो अधिगम कह रहा था, यस या नो में आपको आंसर देना था। तो भाई परिपक्वता से जो परिवर्तन होता है वो अधिगम नहीं कहलाता। ठीक है, संवेगों से जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो अधिगम नहीं कहलाता, अभ्यास से जो परिवर्तन होता है वो अधिगम कहलाएगा, अनुभव से जो परिवर्तन होगा वो अधिगम कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो था बेसिकली अधिगम होता क्या है। आप सोच लेते हो कि हर चीज अधिगम होती है, हर चीज अधिगम नहीं होता, बिहेवियर के अंदर परमानेंट चेंजेस आना ही अधिगम होता है। ठीक है, क्लियर हुआ भाई? व्हाट इज लर्निंग, लर्निंग होता क्या है, अधिगम होता क्या है। अब बात कर लेते हैं अधिगम की कौन सी विशेषताएं होती हैं। अब बात कर लेते हैं अधिगम की कौन सी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, अधिगम की कौन सी विशेषताएं हैं, मतलब स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक कौन सी होती हैं लर्निंग की। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है क्रियात्मक। क्रियात्मक मतलब एक्टिविटी, आपको पता, क्रियात्मक मतलब लर्निंग बाय डूइंग, कुछ करके सीखना। तो लर्निंग इज ऑलवेज एक्टिव, लर्निंग इज ऑलवेज बाय डूइंग, कुछ करके आप जो सीखते हो तो वो क्रियात्मक होता है, और क्रियात्मक होता है तो वो लर्निंग होता है। ठीक है, तो कुछ करके सीखना वो क्रियात्मक होता है, क्रियात्मक होता है तो वो लर्निंग होता है। फिर है सार्वभौमिक, सार्वभौमिक होता है यूनिवर्सल, सार्वभौमिक होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब लर्निंग पूरी दुनिया में है, मतलब ये नहीं है कि आपके घर में लर्निंग है, स्कूल में नहीं है, कहाँ लर्निंग है कहाँ नहीं है, लर्निंग भैया पूरी दुनिया जहान में लर्निंग है। तो लर्निंग इज यूनिवर्सल फैक्ट, आपको पता है लर्निंग एक यूनिवर्सल फैक्ट है, सारी दुनिया में है। नेक्स्ट है संगठन, ये ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर होता है लर्निंग में, आपको पता है चीजों का संगठन बनता है, चीजों का ऑर्गेनाइजेशन बनता है, लाइट गई, चीजों का संगठन होता है। चीजें क्या होती है भाई, ऑर्गेनाइज्ड होती है, हमेशा चीजें क्या होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड होती है। लर्निंग आपके एनवायरनमेंट की उपज भी होता है, वातावरण से भी लर्निंग होती है, आपको पता है वातावरण में आप कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो वातावरण से भी क्या होती है भाई, लर्निंग होती है, वातावरण से भी क्या होती है, लर्निंग होती है। इसके अलावा लर्निंग, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, क्या लर्निंग अचानक से हो जाती है, कभी भी लर्निंग अचानक नहीं होती, तुरंत नहीं होती, मतलब इमीडिएटली आपको लगे कि मैं कुछ सीख लूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि आपको पता आपके बिहेवियर में चेंज आने में थोड़ा सा वक्त लगता है। 1 सेकंड में आपके व्यवहार में चेंज नहीं आ जाना। आपने मुझे भी यूट्यूब पर ऑब्जर्व किया होगा और 1 मिनट में तो आपने माइंड नहीं सेट कर लिया होगा कि मुझे इसी मैम से पढ़ना है, थोड़ा सा तो मुझे लगता है मेरे यूट्यूब चैनल पे कुछ दिन तो अपने दिए ही होंगे और वहां से शायद आपका फेथ बना होगा और तभी आप लाइव कोर्स में एनरोल हुए होंगे ना। तो एकदम से तो नहीं आप मतलब किसी भी चीज के लिए एक्सेप्ट कर लेते खुद को। तो लर्निंग कभी भी तुरंत नहीं होता, मतलब ये बिहेवियर में एकदम से नहीं होता जो लर्निंग आपको कि एकदम से लर्निंग हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, लर्निंग से क्या होते हैं भाई, सबको पता, लर्निंग से स्थायी परिवर्तन होते हैं। लर्निंग से कैसे परिवर्तन होते हैं, स्थायी परिवर्तन होते हैं। ठीक है, लर्निंग से क्या होते हैं, स्थायी परिवर्तन। स्टेटिक जो है चेंज, परमानेंट जो है चेंजेस आपके बिहेवियर में आ जाते हैं। जब आप कुछ भी सीखते हो तो डेफिनेटली आपने सही ढंग से कुछ चीज सीखी है, चाहे वो सिलाई है, चाहे कुकिंग है, कुछ भी है, आपने सही ढंग से कुछ भी सीखा तो डेफिनेटली वो आपके बिहेवियर को परमानेंट क्या कर देता है भाई, चेंज कर देता है। ठीक है, अब ये वाला सीक्वेंस है, याद रखना, ये 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये है अधिगम के स्टेप्स, मतलब लर्निंग को आप कैसे सीखते हो, स्टेप्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, स्टेप्स ऑफ लर्निंग की जो लर्निंग है उसको आप किस तरीके से सीख रहे हो, लर्निंग के क्या स्टेप्स होते हैं, तो ये चीज है स्टेप ऑफ लर्निंग की, लर्निंग के क्या स्टेप्स हैं, मतलब कैसे कैसे लर्निंग आती है। ध्यान से देखिए, इन स्टेप में से जरूरी नहीं है ये 8-10 स्टेप आपसे पूछेगा, ये मैंने बनाए हैं समझाने के लिए, इनमें से कोई भी 3-4 स्टेप आगे पीछे करके दे देगा
और आपको उनको सही अरेंज करना है, एंड यू हैव टू अरेंज द क्या बोलते हैं स्टेप्स, ठीक है। और आपको उन स्टेप्स को क्या करना होगा भाई, अरेंज करना होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है भाई, सबसे पहला स्टेप होता है आवश्यकता। सबसे पहला स्टेप होता है आवश्यकता। अब देखिए आप खुद अपने हिसाब से लगाइए, आपको आवश्यकता ही नहीं है एस्टेट को पास करने की, आपको आवश्यकता ही नहीं है एग्जाम को पास करने की, तो भैया आप क्यों देखोगे मुझे, मतलब जरूरत ही नहीं आपको मुझे देखने की, तो लर्निंग क्यों सीखोगे। तो लर्निंग के लिए सबसे पहले जरूरी होती है नीड। आपको नीड ही नहीं है, यू कैन नॉट लर्न, है ना, आपको आवश्यकता ही नहीं है। तो किसी ने बोल दिया भाई अचीवर एकेडमी पे निशा मैम है, अच्छे से पढ़ाती है, ज्वाइन कर लो उसका कोर्स। क्यों, जब आपको जरूरत ही नहीं है तो आप क्यों ज्वाइन करोगे, ठीक है। जब आपको नीड ही नहीं है तो वाई यू ज्वाइन द कोर्स, तो आप कोर्स को ज्वाइन बिल्कुल भी नहीं करोगे, सीधी सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट है लक्ष्य। अब आपको नीड हुआ, सबसे पहला स्टेप क्या है, नीड, आवश्यकता होगी आपको। अब आपको आवश्यकता है तो आप कोई एम निर्धारित करेंगे, लक्ष्य मीन्स एम। आपको आवश्यकता है तो आप क्या करेंगे भाई, कोई ना कोई एम निर्धारित करेंगे। भाई मुझे नीड थी और ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा एम है और इस एम पर मुझे वर्क करना है। आगे जैसे आप अपना एम ले लो, भाई मेरे को नीड है, अच्छी सी पढ़ाई करनी है और मेरा एम है, मेरा लक्ष्य है क्या, एस्टेट को मुझे पास करके दिखाना है। अब जब आप अपने एम पे जाओगे तो भाई आपको डिफिकल्टी भी आने वाली है। मैम मेरे फोन में नेट नहीं चल रहा, मेरा फोन हैंग हो गया, मेरे फोन में डाटा ज्यादा लगता है। खैर अब तो नहीं लगता, मैंने बहुत सारी सेटिंग करवा दी ऐप पे, बट कहने का मतलब आप जब कुछ सीखने बैठोगे, लक्ष्य निर्धारित कर लिया, अब जैसे ही आप लक्ष्य निर्धारित करके बैठोगे, बाधाएं तो जरूर आएंगी। एक बार तो आपने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया होगा तब भी बाधाएं होंगे, अरे पता ही नहीं चलता यार मैडम किस टाइम आके किस टाइम चली जाती है, जी मेरा तो फोन ही नहीं चलता, मेरे गाँव में तो नेटवर्क ही नहीं आता। कहने का मतलब XYZ, कोई ना कोई बाधा तो भाई आएगी जब आप खुद सीखोगे तो, ठीक है। बाधाएं मतलब डिफिकल्टीज, बाधाएं इन डिफिकल्टीज इन इंग्लिश, ठीक है। बाधाएं आएंगी लेकिन आपको फिर भी रेडी रहना पड़ेगा, आपके अंदर रेडीनेस होनी चाहिए, आपके अंदर तत्परता होनी चाहिए। कितनी भी बाधाएं आए आप तत्पर रहोगे, भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं बाधाएं आने दे, मैं तो तैयार हूं, कोई बात नहीं, वीडियो सेव होगी, क्या दिक्कत है, मैंने लाइव नहीं देखी, सेव होगी, अब तो मैं देख लूंगा इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी तो बैचेस में ये रिकॉर्डेड फॉर्म में ही दी जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने रिकॉर्डेड देख रहा हूं, मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो पढ़ने से मतलब है। मतलब रेडीनेस, वो है ना थॉर्नडाइक वाला एग्जाम्पल, घोड़े को पानी के पास ले गए। अब भैया घोड़ा जब तक पानी नहीं पीने वाला, जब तक वो रेडी नहीं है, जबरदस्ती उसको ठूस के पानी नहीं पिला सकती। अब मैं कहूं मैं तो तुम्हें इतना डीप लर्निंग पढ़ाऊंगी, तुम रेडी ही नहीं हो, खैर मैं तो तब भी पढ़ाऊंगी लेकिन कहने का मतलब यदि ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास होती, और कई बार बच्चे कहते हैं मैम ये टॉपिक बहुत बड़ा है, थोड़ा सा बोर लग रहा है, प्लीज कोई इजी सा टॉपिक पढ़ा दो, तो चेंज कर देती हूँ मैं क्लास को, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऑफलाइन ही तो बच्चे हैं। बट तुम्हारे साथ नहीं, सीरीज इधर से उधर होगी तो 6 बार फोन खड़का खड़का के मेरे कान खा जाओगे, और लर्निंग का पार्ट 2 नहीं दिख रहा मैडम, 3 नहीं दिख रहा जी, तो ऐसे बहुत करते हो तुम, ऊपर नीचे नहीं सरका सकते कर्सर को। हाँ, इस बात से मुझे याद आया, तुम है ना बहुत पिटोगे, हर रोज लाइव क्लास में मैं तुम्हें बताती हूँ पीडीएफ के बारे में, फिर भी पीडीएफ। अरे मेरे पास पहले ही दिन में इतने फोन कॉल्स होते हैं, तुम अननेसेसरी फोन बिल्कुल मत किया करो, दिमाग से सुन लो। पीडीएफ का किसी बच्चे ने पूछा ना, आज के बाद बहुत पिटोगे, ध्यान से सुनो। मैं चैप्टर वाइज पीडीएफ नहीं देती, मेक योर माइंड क्लियर। चैप्टर वाइज पीडीएफ देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका नुकसान है, हर रोज उस पीडीएफ का प्रिंट निकालते फिरोगे, आपको कोई काम नहीं है क्या दुनिया में। मैंने है ना कंप्लीट साइकोलॉजी, कंप्लीट बोले तो संपूर्ण, कंप्लीट बोले तो संपूर्ण, पूरी की पूरी साइकोलॉजी की पीडीएफ अपने ऐप पर चेक करो, पीडीएफ सेक्शन में 200 250 पेज की पूरी साइकोलॉजी की पीडीएफ मैंने डलवा दी है। अरे भैया एक बार में पीडीएफ डलवाने का मतलब क्या है, तुम समझे कि रोज तुम ना कहो आज के चैप्टर की पागलों वाली बातें करते हो। दिन में 6 फोन तो यूं ही आते हैं, आज की चैप्टर की पीडीएफ दे दो, आज की चैप्टर की पीडीएफ दे दो। दूसरी बात, मान ले मैं पीडीएफ ना दू तो तुम्हें लिखना नहीं आता क्या चैप्टर? बहुत ऐसे बच्चे, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। ध्यान से सुन लो, मैंने कंप्लीट पीडीएफ क्यों दी है, ताकि तुम्हें किसी को भी दिक्कत ना हो, एक ही बारी में कंप्लीट पीडीएफ का तुम प्रिंट आउट निकलवा लो, अपनी आंखों के सामने रख लो, जिसके लिखने में हाथ दुखते हैं वो उस पीडीएफ से देखो। लेकिन टाइम की शॉर्टेज है तो मैं भी कहती हूँ पीडीएफ का प्रिंट लो, और कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ा रही हूँ आगे, वो प्रिंट रखा है और अपना एडिटिंग करते जाओ। अब कुछ महान बच्चे ये सोचते हैं कि टीचर का लिखा एक एक शब्द पीडीएफ में होना चाहिए। अरे यूं बताओ, एक एक शब्द पीडीएफ में होगा तो मेरे यहाँ पढ़ाने का, जब मैं एडिटिंग कर रही हूं तो कुछ तो नया पढ़ाऊंगी ना, मतलब कुछ नया नहीं पढ़ाया। और मान ले अब ये चीज मुझे याद है,
अब मैं तुम्हारे लिए इसको कॉपी पे लिख के फोटो स्कैन करके और टेलीग्राम पे भेजूंगी, फिर ही तुम लिखोगे। मतलब तुम क्या करोगे जिंदगी में, मुझे समझ नहीं आता। यदि मैंने 4 हरफ फालतू लिख दिए तो क्या तुम अपनी पीडीएफ में उन 4 अक्षर को लिख नहीं सकते? बच्चे फोन करेंगे कि मैडम आपने वो कंटेंट ज्यादा पढ़ा है, उसकी पीडीएफ दे दो। अरे मैं पागल नहीं हूं, जब मुझे लगता है ना कि ये वाला टॉपिक मैंने मुश्किल पढ़ाया है और ये वाला टॉपिक मैंने पीडीएफ से पढ़ा है, जैसे हमने पर्सनैलिटी की विधियां की थी, मुश्किल थी, मैंने पीडीएफ से पढ़ाई, तो तुरंत आपके कहने से पहले क्लास के बीच में वो पीडीएफ टेलीग्राम पे आ जाती है। जब मुझे लगता है कि ये पीडीएफ मुझे आपको देनी है और बहुत जरूरी है, तो बिना कहे वो पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे होती है। कहां होती है? टेलीग्राम ग्रुप पे। अब कुछ महान बच्चों को टेलीग्राम ग्रुप ही नहीं पता, तो अब क्या, मैं लास्ट बार बता रही हूँ, रोज ये बातें नहीं बताऊंगी। क्या 4 फोन आए मेरे पास, बहुत गुस्सा आता मुझे ऐसे, जो पीडीएफ के लिए फोन करते हैं, बाकी किसी बात पे नहीं आता। ठीक है, अब देखो टेलीग्राम ग्रुप है जिसपे लिखा हुआ साइकोलॉजी लाइव बैच। कल मैंने आपको समायोजन की विधियां पढ़ाई, मैंने वो पीडीएफ से पढ़ाई। जो चीज मैं आपको पीडीएफ से पढ़ाऊंगी ना, मतलब जिसमें मुझे लगेगा यार बहुत लिखने का काम है और बहुत एडिटिंग करना है, उसको मैं पीडीएफ से पढ़ा रही हूं, तो वो पीडीएफ आपको तुरंत क्लास के साथ साथ आपको ऐप पर भी मिल जाएगी। ऐप पर भी पीडीएफ सेक्शन में डाल दूंगी मैं आज रात को सारी पीछे की, और टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, और मान लो मैंने तुम्हें पूरी साइकोलॉजी की दे दी है, मेरी पेड पीडीएफ है, मतलब तुम तो मेरे पेड स्टूडेंट हो, बट वैसे बता रही हूँ ये पीडीएफ में 1000 500 रुपए में देती थी, क्योंकि है तो ये भी पूरी क्लास ना। और मेरा तुमसे एक भयंकर वाला प्रॉमिस है, उसका भला नहीं होने वाला जो मेरी पीडीएफ को कहीं शेयर करेगा। मेरी क्लास की पीडीएफ कोई बच्चा कहीं शेयर नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हें जो 250 पेज की पीडीएफ दे रखी है ना, ये पूरी क्लासेस हैं। ठीक है, इतनी पीडीएफ मैंने तुम्हें दे दी, उसमें 4 अक्षर नहीं ऐड कर सकते तुम। चुपचाप कोई भी फालतू बात पढ़ाऊं उसको ऐड कर लिया करो। ये मत कहा करो 4 लाइन लिखी है तो उसको पीडीएफ में दे, कैसी बातें करते हो तुम। ठीक है, हाँ कुलबीर मुझे शौक नहीं है, लेकिन तुम मेरी जगह होगे ना, दिन में 10 बच्चे तुम्हें इस बात के लिए फोन करेंगे तो एक बार समझाना तुम्हारा कर्तव्य बनेगा। ठीक है, और मैंने इसलिए समझाया डांट पीट के कि आगे से इस बात के लिए मुझे कोई बच्चा फोन ना करे कि 4 लाइन फालतू पढ़ाई है तो उस 4 लाइन की पीडीएफ कहां है। वो 4 लाइन तुम अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए हाँ बिल्कुल बच्चे हैं मेरे, बट बच्चों को समझाना बहुत जरूरी हो जाता है। इसको तो क्लास को मतलब काट के दोबारा से डालना पड़ेगा, इतना समझाने की जरूरत है मुझे तुम्हें। ठीक है, अब आ जाओ पॉइंट पे। क्लियर? और टेलीग्राम पे एमसीक्यूज, क्वेश्चन, प्रैक्टिस सब कुछ चलता रहता है। टेलीग्राम पे रहा करो, कोई न्यूज होगी तो टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम व्हाट्सएप की तरह ऐप होता है और उसका लिंक ऐप के साइड में ही है। ठीक है, अब आ जाओ। हाँ, और मेरी जो 200-250 पेज वाली पीडीएफ है, इसको किसी को भी शेयर नहीं करोगे, बस मैंने बता दिया। ठीक है, अब आ जाओ पॉइंट पे। हाँ, वैसे कोर्स शेयर करो, मतलब कोर्स का मतलब कोर्स नहीं शेयर करना, बताना कि हाँ भाई निशा मैम का कोर्स है, तुम भी जा सकते हो उस कोर्स के साथ। यूट्यूब चैनल शेयर करो, वो मेरे लिए धन्यवाद होगा, उसके लिए थैंक यू। आ जाओ। हाँ, तो बाधाएं आएंगी, तत्परता, तो रेडीनेस पे बात चली थी, और आज 8 कॉल इसी चीज को लेके आई थी सुबह से, तो बताना बहुत जरूरी था। हाँ, तो रेडीनेस होता है तत्परता। ठीक है, तत्परता क्या होता है? तत्परता मीन्स रेडीनेस। आप रेडी नहीं होंगे तो मैं कहां से आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, अरे गुस्सा नहीं है, समझाना पड़ता है हर चीज को। देखो वातावरण, और ये तो शुक्रिया है अपने ही बैच का स्टूडेंट प्रदीप, जिसने वो, देखो कितने महान बच्चे भी हैं, एक बार दिल से थैंक यू। कितने महान बच्चे हैं, आप तो 4 शब्द नहीं लिख सकते, उस बच्चे ने पूरी 250 पेज लिख के मुझे शेयर किया है। ये होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, वातावरण, वातावरण का मतलब क्या होता है? एनवायरमेंट। आपको पता भाई लर्निंग है तो आपका जो एनवायरमेंट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि एनवायरमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण स्पेस है। मान लो आप पढ़ने बैठे हो, ठीक है, आपके रूम में, और इधर उधर सारी जगह बहुत सारी किताबें बिखरी पड़ी हैं, तो क्या आपका पढ़ने में जी लगेगा? आपका बिल्कुल पढ़ने में जी नहीं लगेगा, मतलब मेरा तो नहीं लगेगा यदि पूरा रूम बिखरा पड़ा है। तो कहने का मतलब आपका एनवायरमेंट भी आपकी लर्निंग के स्टेप्स में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ठीक है, फिर आप इंटरेक्शंस करते हैं, मतलब आपने कुछ सीखना है, अपने टीचर से सीखना है, जानना है, समझना है, तो आपस में आप क्या करेंगे भाई? अंतःक्रिया करेंगे। आपस में आप क्या करेंगे? इंटरेक्शन करेंगे। ठीक है, आपस में आप क्या करेंगे? अंतःक्रिया करेंगे। अंतःक्रिया मतलब आपस में आप इंटरेक्शन करेंगे। फिर जब आप इंटरेक्शन कर रहे हैं तो आप खुद फील करेंगे यार, हाँ मान लो आप अच्छा इंटरेक्शन कर रहे हो, टीचर के साथ पढ़ रहे हो, एक तरफ आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, एक तरफ आप गलत पढ़ रहे हो, तो टीचर आपको रीइंफोर्स करेगा। रीइंफोर्समेंट का पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगी डिटेल से, यहां पर इतना ही देखो।
तो टीचर आपको क्या करेगा भाई, रीइंफोर्स करेगा। मतलब आप अच्छा पढ़ रहे हो तो हम आपको कहेंगे वाह तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम बड़े होशियार बच्चे हो, तुम बिल्कुल टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं करते, मैं भी नहीं करती, ठीक है। तो रीइंफोर्स, यदि आप गलत होंगे तो हम बताएंगे भाई तुम गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बहुत जरूरी है समय समय पर तुम्हें रीइंफोर्समेंट देना, बहुत जरूरी है, भयंकर वाला जरूरी है, क्योंकि तुम आंखों के सामने नहीं हो, ठीक है। तो पुनर्बलन, और ये ऑनलाइन का ही वहम हो रहा है पीडीएफ का। ऑफलाइन वाले बच्चे कभी जिंदगी में पीडीएफ नहीं मांगे, या बोर्ड पे पढ़ाते रहते थे, बैठ के लिखते रहते थे बेचारे, ठीक है। नेक्स्ट है अनुभव का संगठन। अनुभव का संगठन मतलब एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करना। आपको रीइंफोर्स मिल रहा है, ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हो जिंदगी में, फिर आप जो जो एक्सपीरियंस कर रहे हो, मान लिया आपने एक पार्ट को पढ़ा है तो आप उन एक्सपीरियंसेस को एनालिसिस कर रहे हो। एक्सपीरियंसेस को एनालिसिस करने का मतलब क्या है, आप ये देख रहे हो कि हाँ यार मैंने ऐसे सीखा, ऐसे पढ़ा, मैं ऐसे पढ़ रहा हूं, आगे ऐसे पढ़ना है। तो आप अपने सभी के सभी एक्सपीरियंसेस को क्या करेंगे भाई, करेंगे। यस आई वांट द सेम किरण। सभी अनुभव को हम क्या करेंगे भाई, एक्सपीरियंस करेंगे। फिर हम इवेलुएट करते हैं कि हाँ भाई मैं सही सीख रहा हूं या नहीं सीख रहा हूं। और जब हम इतनी प्रक्रिया कर लेते हैं, मतलब हमें नीड होती है, हम अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, हमारे रास्ते में बाधाएं आई उनको दूर कर लिया, तत्परता के साथ वातावरण से इंटरेक्शन करा, रीइंफोर्स हो गए, चीजों को सीखने लगे, मतलब सब कुछ काम कर लिया, तो हमारे व्यवहार में कहीं ना कहीं एक स्थायी परिवर्तन आ जाता है। और वो स्थायी परिवर्तन क्या बन जाता है भाई, अधिगम बन जाता है, ठीक है। वो स्थायी परिवर्तन क्या बन जाता है, अधिगम। तो यहां से क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है कि निम्न में से अधिगम का मतलब स्टेप कौन सा होता है या कौन सा नहीं होता। तो आपको ध्यान रखना, निम्न में से अधिगम का स्टेप कौन सा नहीं होता। तो ये सभी अधिगम के स्टेप हैं। सीक्वेंस भी पूछ सकता है, तो सीक्वेंस में ध्यान रखना, पहले नीड होगा, फिर लक्ष्य है, यही सीक्वेंस है। बाधाएं हैं, रेडीनेस है, एनवायरमेंट, इंटरेक्शन, रीइंफोर्समेंट, एक्सपीरियंसेस, स्थायी परिवर्तन। तो ये सब कुछ क्या है भाई, एक्सपीरियंसेस और ये सारी चीज है, ठीक है। तो यहां से आपको एक क्वेश्चन पक्का याद रखना है। अब हम पढ़ लेते हैं लर्निंग के प्रकार, अधिगम के प्रकार। अब हम पढ़ लेते हैं अधिगम के प्रकार, लर्निंग के टाइप ऑफ लर्निंग या अधिगम के प्रकार। अब बच्चे ध्यान से सुनिए, जो अधिगम के प्रकार हैं, सबसे मेजर रूप से जो अधिगम के 8 टाइप दिए थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर बार पूछे जाते हैं। तो अधिगम के टाइप्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो 8 टाइप दिए हैं वो किसने दिए हैं, पता होगा। 8 टाइप कहते ही आप में थोड़ा बहुत याद हो, जो 8 टाइप दिए हैं वो किसने दिए हैं, रॉबर्ट गैने ने दिए हैं, ठीक है। 8 टाइप किसने दिए हैं भाई, रॉबर्ट गैने, या इसको गैगने ऐसे भी लिखा मिल जाता है इंग्लिश में, तो डोंट बी कंफ्यूज, उसको गैने या गैगने कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। तो अधिगम के टाइप्स में जो बात करें तो अधिगम की जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप जो दी है वो किसने दी है भाई, रॉबर्ट गैगने ने दी है। किसने दी है, रॉबर्ट गैने ने दी है। और उसने लर्निंग के कितने टाइप दिए हैं भाई, 8 प्रकार जो है उसने लर्निंग के बताए हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर बार हमारे एग्जाम में ये 8 टाइप में से पूछा जाता है। 1965 में उसने एक बुक लिखी थी, कंडीशन ऑफ लर्निंग। रॉबर्ट गैने ने 1965 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था कंडीशन ऑफ लर्निंग, ठीक है, जिसका नाम था कंडीशन ऑफ लर्निंग। ध्यान रखना, ठीक है, क्या था भाई, कंडीशन ऑफ लर्निंग। 1965 में ए बुक रिटन बाय रॉबर्ट गैगने, जो बुक किसने लिखी थी भाई, रॉबर्ट गैने ने लिखी थी। अब इस कंडीशन ऑफ लर्निंग में इसने अधिगम के 8 प्रकार बताए थे, इजी टू डिफिकल्ट, कि बच्चा किस किस तरीके से लर्निंग को सीखता है। और इन 8 टाइप में से हमें हमेशा हमारे एग्जाम में एक टाइप जो है अक्सर पूछ लिया जाता है। तो 1 बाय 1 करते हैं टाइप्स को। ये इसने एक पिरामिड हायरार्किकल टाइप में दिया था, पिरामिड वाली शेप में 8 टाइप जो है इसने अपनी लर्निंग के डिस्क्राइब किए थे। सबसे पहले था सांकेतिक अधिगम, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सिग्नल लर्निंग। सबसे पहले था सांकेतिक अधिगम, या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिग्नल लर्निंग। दूसरा है
उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, जिसको बोलते हैं स्टिमुलस लर्निंग। उद्दीपन अनुक्रिया जिसको बोलते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, ठीक है, उद्दीपन अनुक्रिया स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। तीसरा है श्रृंखलाबद्धता। अधिगम सबके पीछे है, मतलब मैं लिख नहीं रही, अंडरस्टूड है कि अधिगम 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 की सांकेतिक अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखलाबद्धता, विभेदीकरण, रूल संप्रदाय, सबके साथ अधिगम अधिगम लिखा होगा, मैं लिख नहीं रही, ठीक है ना। श्रृंखलाबद्ध सिक्वेंशियल लर्निंग, सिक्वेंशियल लर्निंग, ठीक है, श्रृंखलाबद्धता को हम क्या बोलते हैं भाई, सिक्वेंशियल लर्निंग बोलते हैं। नंबर 4 पे है शाब्दिक साहचर्य, शाब्दिक साहचर्य अधिगम, वर्ड एसोसिएशन, वर्ड एसोसिएशन लर्निंग, ठीक है, वर्ड एसोसिएशन लर्निंग शाब्दिक साहचर्य है, या इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड एसोसिएशन लर्निंग। 5वां है विभेदीकरण, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, डिस्क्रिमिनेशन, विभेदीकरण। 6ठा है संप्रत्यय अधिगम, जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। 7वां है रूल लर्निंग, जिसको हम बोलते हैं नियम अधिगम, ठीक है, नियम अधिगम। और 8वां है समस्या समाधान, या जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। मूल्यांकन को एक्सप्लेन कर दूं। मूल्यांकन को बेटा क्या एक्सप्लेन करना है कि जब आपने अपने एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज कर लिया तो आप इवेलुएट करते हो कि भाई आपने कितना सही सीखा, कितना चेंज आया, कितना रीइंफोर्समेंट हुए, और आपने क्या जो प्रोसेस आपने पार की उनका रिजल्ट सही निकला या नहीं, मतलब यही है इवेल्युएशन। इनका एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेंगे आपसे कोई भी, यहाँ पर सिंपल वे में है, ठीक है, ठीक है। मोनिका पूछ रहे थे ना, इवेल्युएशन को रिपीट कर दो। हाँ, 8वां है समस्या समाधान अधिगम, जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रॉबर्ट गैने के हिसाब से। अब ध्यान से देखिए, एक एक को पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे वो बताऊंगी। सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि 8 प्रकार का अधिगम किसने बताया है, तो आपको ध्यान रखना रॉबर्ट गैने ने बताया है। कंडीशन ऑफ लर्निंग जो उसकी पुस्तक है उसके अंदर बताया, गैगने कहो, गैने कहो, वट एवर इट में भी, कुछ भी हो सकता है, डोंट वरी, ठीक है। तो सबसे पहले सांकेतिक अधिगम, इन शॉर्ट मैं आपको सीक्वेंस याद करवाती हूँ, डिटेल में फिर बताऊंगी। सीक्वेंस भी वैसे पूछी नहीं आज तक, बट फिर भी आपको पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन एक बार पूछा था कि गैने की अधिगम सोपानकी का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है, हाईएस्ट लेवल ऑफ गैने लर्निंग हायरार्किकल। गैने की अधिगम सोपानकी का सबसे हाईएस्ट लेवल कौन सा है, तो गैने की अधिगम सोपानकी का सबसे हाईएस्ट लेवल कौन सा है भाई, तो सबसे हाईएस्ट लेवल है समस्या समाधान अधिगम, जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, ठीक है। समस्या समाधान या जिसको हम क्या बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, ये गैने की हायरार्किकल का सबसे हाईएस्ट लेवल है। सबसे लोएस्ट लेवल की बात करें कि गैने का जो सबसे लोएस्ट लेवल है, तो सबसे लोएस्ट लेवल कौन सा है भाई, सांकेतिक अधिगम। सबसे लोएस्ट लेवल कौन सा है, सांकेतिक अधिगम, ठीक है। सिग्नल लर्निंग इज द लोएस्ट लेवल ऑफ गैने हायरार्किकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ गैने हायरार्किकल, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, विच इज द लोएस्ट लेवल एंड विच इज द हाईएस्ट लेवल। तो ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में देखने को मिला है, तो आपको सिंपल याद रखना। अब देखो सीक्वेंस कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले इनको 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं, फिर सीक्वेंस याद करवाने में फायदा है। सबसे पहले बात करते हैं सांकेतिक अधिगम की, यहीं पर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सांकेतिक अधिगम की। अभी मेरे को दोबारा नहीं बनाने पड़ेंगे, 1 मिनट इंग्लिश नाम रफ कर देती हूँ, सुन लीजिए एक बार। सांकेतिक अधिगम को बोलते हैं सिग्नल लर्निंग, उद्दीपन अनुक्रिया को बोलते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, श्रृंखलाबद्धता को बोलते हैं सीक्वेंशियल लर्निंग, शाब्दिक साहचर्य को बोलते हैं वर्ड एसोसिएशन लर्निंग, विभेदीकरण को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन, संप्रत्यय अधिगम को बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल लर्निंग,
नियम अधिगम को बोलते हैं रूल लर्निंग, और समस्या समाधान अधिगम को बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, क्यों मैं इनको रफ कर रही हूं, ताकि मैं इधर ही लिख के आपको साइड में इनका एक्सप्लेनेशन पढ़ा दूं। अब देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं सांकेतिक अधिगम की। सांकेतिक अधिगम की यदि हम बात करें, सबसे पहले समस्या सिग्नल लर्निंग। अब देखो सांकेतिक अधिगम का क्या मतलब होता है। सबसे पहले आप ध्यान रखो, लर्निंग की कौन सी सिद्धांत है जिसमें सांकेतिक अधिगम आया था। अभी हमने पढ़ा नहीं है, लर्निंग शुरू ही किया है, बट वैसे पूर्व ज्ञान में आपको पता होगा पावलव का जो सिद्धांत है, जो कुत्ते वाली थ्योरी है पावलव की, उसमें सिग्नल लर्निंग है। उसको घंटी बजती है और घंटी बजती, खाना आना, बहुत अच्छे से करेंगे थ्योरीज को तो। ठीक है, और क्योंकि थ्योरीज का ना फिर फ्लो खराब हो जाता, कल सैटरडे संडे हो जाएगा ना, इसलिए। तो सांकेतिक अधिगम ये किसकी थ्योरी से रिलेट करता है, पहले तो ध्यान रखना पावलव के सिद्धांत से। क्योंकि है ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन इनडायरेक्ट आजकल पूछने लगे, पहले नहीं पूछते थे। ये समझ को दिखाते हैं कि आपने साइकोलॉजी को कितना समझा और कितना पढ़ा है। क्वेश्चन आ जाए ज्ञाने का सांकेतिक अधिगम अधिगम के किस सिद्धांत से मिलता हुआ है, ऑप्शन में डाल दे पावलव का, थॉर्नडाइक का, स्किनर का, क्या करोगे आप। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अब सांकेतिक अधिगम का क्या मतलब है, आपको कुछ भी संकेत मिलता है, कुछ भी संकेतों से सीखना। जैसे कि मतलब कोई भी संकेत लगा लो, जैसे कि मतलब हम किसी को कोई भी सिग्नल देते हैं, जैसे कि लाल बत्ती के सिग्नल से बच्चे को सिखा देते हैं कि लाल बत्ती देखो तो बेटा रुक जाना, हरी बत्ती देखो तो चलने को तैयार, पीली बत्ती देखो तो चलने को तैयार हो जाना, और हरी बत्ती क्या बोलते हैं, पीली चलने को तैयार, हरी बत्ती चलना, और लाल बत्ती पे स्टॉप लाइट। ठीक है, तो किसी भी तरीके से बच्चा हैबिचुअल हो जाता है। जैसे मान ले आप रोज किसी को कुछ नाम से पुकारते हो, शॉर्ट में पुकारते हो, तो जैसे ही आप उस हिंट को थोड़ा सा भी बोलोगे तो वो बच्चा हैबिचुअल हो जाएगा। हाँ हाँ ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे माँ बोलती है। मतलब सिग्नल के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों को हम बहुत संकेतों के माध्यम से सिखाते हैं। तो ज्ञानी कहता है सबसे पहले इंसान संकेतों से सीखता है, सिग्नल्स उसको जिंदगी में दी जाते हैं, और अलग अलग सिग्नल्स को महत्व बना के, जैसे कि वो कुत्ते ने सीखा था पावलव का घंटी बजना, तो वो भी उसके लिए क्या था भाई, सिग्नल था। वो भी उसके लिए क्या था, सिग्नल था। ठीक है, हाँ बिल्कुल, हर बार आता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है उद्दीपक अनुक्रिया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स अधिगम। अब ध्यान रखना, उद्दीपक अनुक्रिया की बात थॉर्नडाइक ने की है, और अनुक्रिया उद्दीपन की बात, अपोजिट बात स्किनर ने की है। तो ये स्किनर और थॉर्नडाइक से मिलता हुआ है। किससे मिलता है भाई, ये उद्दीपक अनुक्रिया जो सिद्धांत है वो स्किनर और थॉर्नडाइक से मिलता हुआ है। किससे, स्किनर और थॉर्नडाइक से मिलता हुआ सिद्धांत है कौन सा, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम किससे मिलता है भाई, ये थॉर्नडाइक और स्किनर की थ्योरी से मिलता हुआ। वैसे तो स्किनर की अपोजिट है, बट स्टिल ध्यान रखना। अब उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम का क्या मतलब है, ज्ञानी कहता है कि उद्दीपक को देख के बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे थॉर्नडाइक कहता था उसी तरीके से ये भी कहता है। अब उद्दीपक को देख के रिस्पॉन्स कैसे करते हैं भाई, जैसे कि अभी अगले वीक एस्टेट का फॉर्म निकलाएगा। अब वो फॉर्म तुम्हारे लिए भयंकर उद्दीपक का काम करेगा। खैर तुम तो बड़े शाणे बच्चे हो जो मतलब मेरे से पहले से ही पढ़ रहे हो। आई एम रियली हैप्पी विद यू गाइस, क्योंकि मेरा भी टारगेट है कि 10 नवंबर या 15 नवंबर तक हम ये कर दें साइकोलॉजी का कंटेंट कंप्लीट, क्योंकि बाद में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग सब पे ध्यान देना ना। खाली एक सब्जेक्ट से थोड़ी ना एग्जाम पास होता है, अपने सब्जेक्ट पे भी ध्यान देना है। तो हर चीज पे धीरे धीरे ध्यान देंगे एग्जाम से पहले। तो ये बहुत विशेष बच्चे होते हैं जो पहले ही क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, और जो बच्चे फॉर्म निकलने पे क्लास ज्वाइन करते हैं ना, सही में मुझे कभी कभी उन पे दया आती है, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो बात नहीं होती, वो जल्दी जल्दी में हर चीज करते हैं, तुम तसल्ली से करते हो, आराम से करते हो, फर्क होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम के अंदर क्या होता है भाई, जैसे फॉर्म निकलते ही वो आपके लिए स्टिमुलस का काम करेगा, और फॉर्म निकलते ही आप क्या करोगे भैया, आप फटाफट तैयारी, मतलब किसी चीज को देख के जब आप सीखते हो, सीधी सी भाषा में आप ये कह सकते हो, तो ये क्या है, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। ठीक है, जैसे फॉर्म निकलने पर बच्चों का सीखने के लिए क्रेजी हो जाना, टाइम कम होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, और प्रेशर में पढ़ाई कभी भी अच्छी नहीं होती। ठीक है, प्रेशर में पढ़ाई कभी भी अच्छी नहीं होती। तो टाइम से पढ़ो, आराम से पढ़ो। अभी आपके पास पूरा महीना होगा, दिसंबर में जाके एग्जाम होएगा, और बस लगे रहो। और एक सब्जेक्ट ये नहीं सोचो कि आपने तो साइकोलॉजी लाइव बैच ले रखा तो इसी को पढ़ें, अपने बाकी सब्जेक्ट्स पे भी साइड बाय साइड कंसंट्रेशन करते रहें। क्योंकि मैंने चीज देखी है कि बच्चों ने जो बैच ले रखा है उसके ऊपर फोकस रहते हैं और बाकी चीजों को भूल जाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना, आपको ऑल ओवर एग्जाम पास करना है। मेरे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप मेरा साइकोलॉजी लाइव बैच पढ़ रहे हो, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप अचीवर एकेडमी के स्टूडेंट हो और आपका पास होना मेरे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट पे इक्वली फोकस करें। कॉमन बैच वाले तो कर ही रहे हैं, साइकोलॉजी लाइव बैच वालों के लिए ये मैसेज। नेक्स्ट है श्रृंखलाबद्धता।
श्रृंखलाबद्ध मतलब सिक्वेंशियल लर्निंग। अब श्रृंखलाबद्ध क्या होती है, एक चेन बनाते हैं, इसको चेन लर्निंग भी बोल देते हैं भाई। सिक्वेंशियल इज अ चेनिंग इज अ मोर सुटेबल शब्द, चेन लर्निंग। श्रृंखलाबद्ध में क्या होता है, एक श्रृंखला बना देते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया है, आपने देखा होगा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक बच्चा स्कूल से आता है, वो अपने स्कूल की यूनिफॉर्म को जमीन पर फेंक देता है, फिर उसकी माँ बोलती है, फिर अगले दिन बोलती है, फिर अगले दिन बोलती है, तो कौन सी अधिगम है। तो श्रृंखलाबद्ध अधिगम में क्या होता है कि आप एक चेन बनाते हो, आप एक श्रृंखला बनाते हो। कैसे, आपका बच्चा है ये सुंदर सा, बट ये बहुत ही शरारती है। आप कहोगे इस मैडम को कुछ आता तो है नहीं, रोज ये ही लड़का बना देती है, 2 साल से देख रहे हैं इसकी, और कोई ड्राइंग आती नहीं, बस बच्चे के नाम पे यही बना के छोड़ देती है, क्योंकि यही औकात है मेरी, इतना ही आता है मुझे ड्राइंग में। सीखूंगी मैं, कोई फाइन आर्ट का स्टूडेंट हो ना, तो मुझे बड़ा मन करता है कि कोई फाइन आर्ट का स्टूडेंट मेरे पास रहना चाहिए था। वो मेरे नए घर के लिए ऐसे ऐसे पोस्टर बनाता, वेलकम स्वीट होम, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे होते हैं ना, फिर उनको फ्रेम करते हैं, अच्छे लगते हैं। सीखूंगी मैं फाइन आर्ट। हाँ, अब देखो, स्कूल की बेल से छुट्टी हो जाती है, ये तो सिग्नल हो गया ना। हाँ, स्कूल की बेल छुट्टी का सिग्नल होगी, ठीक है, बिल्कुल मोनिका का एग्जांपल है, लेकिन ये सिग्नल लर्निंग के लिए। हाँ, अब देखो, अब ये लड़का है, बड़ा बदतमीज है, मतलब ये मेरा अंश है। जैसे ही ये स्कूल से आता है, बोतल यहाँ, बैग यहाँ, टिफिन यहाँ, जूते यहाँ, जुराब यहाँ, ये मारी फेंक फेंक के। फिर मैं इसके पीछे पीछे आती हूँ, इधर आ, इधर आ, चल इस बोतल को उठा, चल इस बैग को उठा। अब इसको गुस्सा तो बहुत आता, आग तो बहुत लगती है कि मेरी माँ मेरे से काम करा रही। मैं चल 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 बाहर हो जा वापस, नहीं तो पिटेगा तू, चल उठा इसको। फिर चिकता चिकता बोतल उठाएगा, बैग उठाएगा, टिफिन को रसोई की सिंक में फेंकेगा। मतलब बहुत दुखी होता है वो, बट स्टिल वो ये काम करता है, ठीक है, मुश्किल से। अगले दिन फिर आया, मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि तुम्हें कहीं हो मेरा बच्चा, हाँ सच में भी ऐसा ही है खैर वो। फिर अगले दिन फिर आया, अगले दिन फिर बैग जमीन पे दे मारा गेट से एंट्री होते ही, फिर जूते के अंदर जुराब नहीं, फिर बोतल कहीं, फिर वो यही काम कर लेता है। फिर मैंने उसको फिर कहा, अंश सुधर जा तू, उठा ले ये सारी चीजें, उठा इनको। फिर वो वापस आ गया रूम में, अपना मोबाइल लेके फ्री फायर खेलने लगा। मैंने उसको फिर उठाया, मैंने कहा खड़ा हो जाए यहाँ से, चल जूते इकट्ठे कर। फिर उसने चप्पल रैक में रखी, टिफिन सिंक में रखा, बैग अपने स्टडी रूम किड्स रूम में रखा, फिर वो टिक गया। अगले दिन फिर वो स्कूल से आया, फिर उसने सेम हरकत की, फिर वो बेड पे आके लेट गया फ्री फायर चला के। फिर मैंने उसको ओ भाई को बंद करवाया और फिर यही काम किया। अब अगले दिन अंश के साथ क्या हुआ, अब अगले दिन अंश ने जैसे ही जूता चप्पल फेंका, उसको याद आ गया, भाई मेरी माँ ने अब मेरा फ्री फायर बंद करवा देना और मैंने ये सारी चीज उठा देनी है। तो उसने चुपचाप मेरे बिना बोले सारी चीज अपनी अपनी जगह पर रख दी। तो दैट इज कॉल्ड चेन लर्निंग, ठीक है, दैट इज कॉल्ड श्रृंखला अधिगम। समझ रहे हो। तो श्रृंखला अधिगम के अंदर क्या होता है, बच्चों का कोई सीक्वेंस, कोई चेन बना देते हो आप कि ये के बाद ये के बाद ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अब बच्चा सोचेगा यार मेरी माँ मेरे पे इतना सुनाएगी मेरे को कि तू ओ भाई क्यों देखता है, निकम्मा है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरी आंखें खराब हो गई, इतने डायलॉग माता के सुनने से अच्छा तो मैं 4 चीज ही उठा के रख दूं। बट कहीं ना कहीं उसने सीख तो लिया जो मैं उसको सिखाना चाह रही थी कि बेटा स्कूल से आगे अपनी बैग सब सेट कर दिया है ना। फिर भी बच्चे ऐसा एहसान दिखाते हैं, पता नहीं, मतलब आजकल के बच्चे स्कूल से आते हैं ना ऐसे एहसान सा दिखाते हैं, पता नहीं क्या करके आएंगे स्कूल में, मतलब एहसान दिखाते हैं, हम पढ़ के आ गए, मतलब एहसान, हमारा टिफिन निकालो बैग में से। एक हम थे बेचारे आके खुद ही रोटी उठा के खा लिया करते, ठीक है। तो ये क्या है, श्रृंखलाबद्ध, समझ के भाई, चेन लर्निंग। होप सो ये एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन यही आता है, एक बच्चा स्कूल से आगे कोट को जमीन पर फेंक देता है, उसकी माँ कहती है चल बाहर जा, कोट उठा, वापस आ, फिर वो कोट खूंटी पे टांगता है, फिर अगले दिन फिर, और फिर वो क्या है, चेन लर्निंग है, ठीक है। नेक्स्ट है शाब्दिक साहचर्य। शाब्दिक साहचर्य, अरे नहीं ममता, आई एम जोकिंग, बट वो अच्छे लगते हैं ना, जैसे एंट्री के ऊपर लगी रहती है पेंटिंग्स में। मार्केट में गई थी, बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, और कई घरों में मैंने देखी ऐसे वो फूल सा शेडेड थी, वो बड़ी सुंदर सी लगती है, बट वो फाइन आर्ट के बच्चे ही करते हैं इतने अच्छे काम, और नहीं करते। नेक्स्ट है शाब्दिक अधिगम। शाब्दिक अधिगम मतलब वर्बल, मतलब वर्ड एसोसिएशन, मतलब शब्दों के साथ जब आप एसोसिएट करके खेलते हो। तो ये वाला तो आपको पता, लर्निंग बहुत इजी, हम बचपन से हम करते आ रहे हैं। जैसे हम अंताक्षरी खेलते थे, याद है ना, हम बचपन में अंताक्षरी, गानों वाली नहीं, टूटी फूटी टोकरी, पता नहीं क्या था, टूटी फूटी टोकरी, 2 आम, मैं पे गाना आता था हमेशा, मैंने प्यार तुझी से किया है,
सीधा यही गाना आता था, और ठह से आते ही ठंडे ठंडे पानी वाला। ये वो वाली अंताक्षरी नहीं है। जैसे कि बच्चे क्या करते हैं, जैसे मुहावरों का बना लिया, जैसे पोएम्स का बना लिया, एक रिदम सा बना लिया, है ना, किसी भी चीज को। मुहावरों है, पोएम है, लोकोक्तियां है, कवियां हैं, ठीक है। तो मतलब शब्दों के माध्यम से ये जो लर्निंग करते हैं, तो वो वाला वर्ड एसोसिएशन। ये डेविड आशुबेल, आपको पता ना आशुबेल, ये क्वेश्चन भी आ चुका है पिछली बार एग्जाम में, पिछली से पिछली बार, आई थिंक 2018 में, कि डेविड आशुबेल किससे संबंधित है। तो वो वही वर्बल लर्निंग, शाब्दिक अधिगम से संबंधित है। तो डेविड आशुबेल ने भी इसी तरीके से कुछ शब्दों के माध्यम से अधिगम सिखाया है। तो ये शाब्दिक शास्त्रीय है जो, ये किससे मिलता है भाई, डेविड आशुबेल से मिलता है, ठीक है। किससे मिलता है, डेविड आशुबेल से मिलता है। नेक्स्ट जो लर्निंग है, नेक्स्ट लर्निंग है दैट इज विभेदीकरण। विभेदीकरण, या जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। विभेदीकरण, या हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, डिस्क्रिमिनेशन। अब विभेदीकरण मतलब समझ लो, विभेद करना। विभेद करना मतलब विभेदीकरण मतलब अंतर सिखाना। जैसे आपको पता है, ये विभेदीकरण तो बहुत कॉमन सा, जैसे बच्चों को शेप्स देते हैं, हमने ट्रायंगल दे दिया, रेक्टेंगल दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, और बच्चों से कहते हैं भाई विभेद करो, ब्लैक व्हाइट बहुत सारे पेन्स दे दिए, कलर फाइंड आउट करवाते हैं, शेप्स फाइंड आउट करवाते हैं, नंबर फाइंड आउट करवाते हैं। तो विभेदीकरण करके सिखाना आजकल बहुत ट्रेंड में है, स्कूलों में बहुत चलता है विभेदीकरण, ठीक है ना। विभेदीकरण सिखाना मतलब डिफरेंशिएशन करना, डिस्क्रिमिनेशन करना। नेक्स्ट है संप्रत्यय अधिगम। अब देखो ध्यान से इन शब्दों को समझना, संप्रत्यय और नियम, आप कंफ्यूज हो जाते हो, इनको एक मान लेते हो, बट ये अलग अलग है। नियम होता है रूल, और संप्रत्यय होता है कॉन्सेप्ट। अब क्या फर्क होता है रूल और कॉन्सेप्ट में, सिद्धांत सिद्धांत बन जाता है। संप्रत्यय क्या होता है, किसी चीज का हम कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। जैसे हम ये कहें कि भाई ये वाली बात है ना, इसी बात को ही प्रेजेंट करती है। जैसे बच्चों का एक कॉन्सेप्ट माइंड में सेट हो जाता है कि भाई बहुत सारा पानी जहां पर होता है ना, वहां समुद्र होता है, थोड़ा पानी जहां होगा तालाब होगा, पतला पानी जहां पर होगा वो नदी होगा, उससे भी बिल्कुल हल्का सा नीचे नीचे बहता होगा वो नाला होगा। मतलब बच्चों का एक कॉन्सेप्ट क्रिएट है कि पानी होगा तो ये चीजें उसके फॉर्मेशन में बनेगी। मतलब कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अपना कुछ थिंकिंग चीजों के बारे में, जो आपने एक तरह से जीन पैसे में जो आपने असिमुलेशन कर रखा होता है, अपनी एक समझ बना रखी होती है, तो वो तो क्या होती है बच्चे, कॉन्सेप्ट। तो हम कॉन्सेप्ट से भी, मतलब रॉबर्ट ज्ञानी कहता है कि बच्चा कॉन्सेप्ट से भी बहुत ज्यादा सीखता है। हम अपने अपने क्या बना लेते हैं भाई, कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, अपने अपने क्या बना लेते हैं, कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। फिर इसके अलावा कॉन्सेप्ट के बाद रूल। जब वो कॉन्सेप्ट सार्वभौमिक हो जाते हैं, जब उस कॉन्सेप्ट को सारी दुनिया फॉलो करने लग जाती है, तो वो कॉन्सेप्ट रूल बन जाते हैं। ध्यान रखना, जब किसी भी कॉन्सेप्ट को सारे लोग, सारी दुनिया फॉलो करने लग जाती है, तो वो कॉन्सेप्ट नहीं, वो नियम बन जाते हैं। मैम हमें तो अब लेना था बर्थ। अच्छा, ताकि तुम भी निकम्मे बालक बनते। नहीं, मैं तो आज की जनरेशन को अच्छा नहीं मानती। आप कह रहे हो हमें अब लेना था जन्म, मैं मानती हूँ हम जिस जनरेशन में थे ना, टचवुड जनरेशन थी। तो मतलब कैन यू इमेजिन हमने कितने खेल खेले हैं, मतलब हर वो खेल, कंचे, गिट्टे, गिल्ली डंडा, मतलब हर वो चीज हमने जिंदगी में एंजॉय किया है जो आज के बच्चे कभी कर ही नहीं सकते इन फोनों के अलावा। मुझे आज की जनरेशन नहीं पसंद, मैं तो अपने टाइम से बहुत खुश हूं, ठीक है। तो नियम अधिगम मतलब रूल लर्निंग। कहाँ आजादी है बच्चों को, हम रात रात भर खेलते रहते थे, लुकम छिपाई, ये वो पता नहीं क्या क्या, रेत में कितना खेलते थे। अब खिला लो बच्चों को रेत में, उतरने भी नहीं देते। तभी तो बच्चे मजबूत नहीं होते। धरती से हमारा शरीर बना है। माँ बाप पता नहीं इतना वहम क्यों करते हैं, तुम भी पेरेंट्स होंगे, बट इतना वहम नहीं करना चाहिए। मैं भी केयरिंग हूँ अपने बच्चों के लिए, मैं यूं नहीं हूं कि उनको गंदगी में खेलने देती हूँ, बट स्टिल आजकल के माँ बाप ओवर पॉजिटिव है, हल्का सा रेत नहीं लगने देते। अरे मिट्टी का शरीर है, मिट्टी लगेगा तभी तो स्ट्रॉन्ग बनेगा, रेत लगने ही नहीं देते बालकों को, पता नहीं क्या हो जाएगा बच्चे को। मतलब पता नहीं, मैं खैर इतनी नहीं रही कभी भी बहमी, ठीक है। तो रूल मतलब नियम अधिगम। तो ध्यान रखना, जब कॉन्सेप्ट नियम में बदल जाते हैं तो वो रूल बन जाते हैं, जब कॉन्सेप्ट नियम में बदल जाते हैं तो रूल बन जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। नंबर 8 है, दिव्या मैं लास्ट में इसका आंसर दूंगी। नंबर 8 है समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम नंबर 8 क्या है भाई, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो सीधी सी बात है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग सबसे बेस्ट लर्निंग मानी गई है। क्यों? इसमें बच्चा अपनी समस्या को खुद के तरीके से एनालिसिस करता है, खुद के तरीके से समझता है,
खुद के तरीके से सीखता है। तो अपनी चीजों को अपने हिसाब से एनालिसिस करते हो, समस्या का समाधान करते हो, प्रॉब्लम सोल्व करते हो, तो ये लर्निंग कहीं ना कहीं अच्छी मानी जाती है, क्योंकि एक तरह से आप यहाँ कंस्ट्रक्टिव होगे ना, अपने ही तरीके से सेम कॉन्सेप्ट में रूल नहीं बनते, कॉन्सेप्ट अपना अपना होता है, लेकिन रूल यूनिवर्सल होते हैं, नियम सब पे लागू होते हैं। जो कोई फैक्ट बन गया, नियम बन गया, वो सबके लिए बन गया, लेकिन कॉन्सेप्ट सबके अलग अलग होते हैं। मेरा किसी चीज के लिए अलग कॉन्सेप्ट है, आपकी अलग कॉन्सेप्ट है, आपका सबका अलग अपना अपना होता है। ठीक है, फिर क्या है, समस्या समाधान अधिगम। तो ये 8 टाइप की गहने के हिसाब से लर्निंग हायरार्किकल की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है और आती भी है, मतलब एग्जाम में। ठीक है, जो कई बार एग्जाम में पूछी है और कई बार एग्जाम में आती भी हैं, तो ये आप अच्छे तरीके से क्या करेंगे भाई, याद रख के चलेंगे। ठीक है, क्लियर? तो ये आप बढ़िया तरीके से याद रख के चलेंगे। अब इसका सीक्वेंस वैसे तो पेपर में नहीं पूछा आज तक कभी भी, बट पूछ भी ले तो देखो मैं आपको एक ट्रिक से सीक्वेंस याद करवाती हूँ। मान ले वो 4 को आगे पीछे लगा दे और पूछ ले भाई समस्या समाधान अधिगम के क्या सीक्वेंस है, तो आपको पता होना चाहिए भाई समस्या समाधान अधिगम के क्या सीक्वेंस है। ठीक है, तो देखो इसमें बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, कुछ याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, धारणा और संप्रत्यय एक ही बात है। सांकेतिक, देखो हम ऐसे याद करेंगे, सबसे पहले हमें सिग्नल मिला, सबसे पहले हमें सिग्नल मिला, सिग्नल मिलते ही हम एक्साइटेड हो गए, मतलब याद करवा रही हूं सीक्वेंस। ठीक है, सबसे पहले हमें सिग्नल मिला, सिग्नल मिलते ही हम एक्साइटेड हो गए। ठीक है, सबसे पहले हमें सिग्नल मिला और सिग्नल मिलते ही हम क्या हो गए भाई, एक्साइटेड कि यार वाओ सिग्नल मिल गया। अब ऐसे याद करना, सीक्वेंस में आप भूलोगे नहीं। अब मैं एक्साइटेड होगी तो मैं तो ख्वाब बुनने लगी, चेन बना ली, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, मैंने क्या कर ली भाई, चेन बना ली, मतलब श्रृंखलाबद्धता 3rd नंबर पे। फिर मैंने चेन बना ली, अपनी चेन को मैंने फिर जोड़ना शुरू कर दिया कि मैं इसको इससे याद रखूंगी, इसको इससे याद रखूंगी, इसको इससे याद रखूंगी, इसको इससे, मतलब वर्ड एसोसिएशन करना शुरू कर दिया। फिर जब मैंने वर्ड एसोसिएशन करा तो उसके बाद मुझे लगा यार नहीं, ये वाले शब्द अलग कैटेगरी में होने चाहिए, ये शब्द अलग कैटेगरी में होने चाहिए, तो मैंने उसको डिस्क्रिमिनेशन कर लिया। फिर जब मैंने उसको बांट लिया तो मैंने अपना कॉन्सेप्ट बनाया कि इसके ऊपर मैं ये काम करूंगी, इसके ऊपर ये काम करूंगी। कॉन्सेप्ट बनाया तो कुछ कॉन्सेप्ट इतना पसंद आया कि वो रूल बन गया। अब भाई रूल बन गया, उस रूल से कोई भी अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करो। तो ये सीक्वेंस भी आपसे पूछा जाए तो यू जस्ट रिमेंबर द सीक्वेंस आल्सो। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट एक छोटा सा टाइप और पढ़ लेते हैं, है ना, फिर क्लास को बंद कर देंगे। छोटा सा टाइप कह दो अधिगम का, या इसको अधिगम का सिद्धांत भी कह सकते हो भाई। वैसे तो ये अधिगम का एक अच्छा खासा सिद्धांत भी है, तो वैसे तो सिद्धांत हम मंडे से पढ़ते हैं, बट कोई बात नहीं, छोटा सा है, पढ़ा दूं, फटाफट बताओ, आगे पढ़ाऊं या इनफ? पढ़ा देती हूं। फटाफट बताओ भाई, आगे पढ़ना है, एक छोटा सा चल कुछ और पॉइंट बताती हूँ, वो सिद्धांतों में ही पढ़ाऊंगी मैं। सोशल लर्निंग पढ़ाना चाह रही थी, बट सोशल लर्निंग मैं सिद्धांतों में पढ़ाऊंगी तुम्हें, क्योंकि अधिगम की थ्योरीज शुरू करेंगे ना, तो वो भी एक प्रकार की थ्योरी ही है, तो उसको थ्योरीज में पढ़ाऊंगी। अब कुछ अलग पॉइंट पढ़ा देती हूँ, थोड़ी सी क्लास और पढ़ाऊंगी। अब है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, यहां से भी क्वेश्चन आता है, ये पढ़ लो पहले। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, क्योंकि फिर सिद्धांत को 1 by 1 हैशटैग लगा लगा के पढ़ेंगे खूब सारे। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो रात तक पढ़ाती रहूंगी, अधिगम अभी खत्म हो जाएगा और तुम बोर हो जाओगे। ठीक है, अधिगम के, चलो आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अधिगम के कारक, अधिगम को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी इंसान के अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो देखिए, अधिगम को जो प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं, देखो 2 चीज हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स, या अधिगम किस किस को प्रभावित करता है, मतलब अधिगम किस फैक्टर को कैसे कैसे प्रभावित करता है, मतलब अधिगम किस फैक्टर को कैसे कैसे प्रभावित करता है, मतलब आप वो सब करवाऊंगी, डोमेन्स एवरीथिंग। तो अधिगम किस फैक्टर को कैसे कैसे प्रभावित करता है, ध्यान से सुन लीजिए। अधिगम से जो अफेक्टेड होंगी वो 4 चीजों से अधिगम अफेक्ट होगा।
या आप ये कह दो अधिगम से 4 चीजें इफेक्ट होंगी। सबसे पहले आपका बच्चा मतलब छात्र, बालक, यू कैन से स्टूडेंट। तो सबसे पहले फैक्टर्स वो होंगे जो किसी भी स्टूडेंट को अफेक्ट करते हैं। यहां से भी क्वेश्चन बनता है भाई पेपर में। तो सबसे पहले जो किसी स्टूडेंट को अफेक्ट करते हैं, तो कौन से फैक्टर हैं जो किसी स्टूडेंट को अफेक्ट करते हैं? दूसरे नंबर पे अफेक्ट करते हैं अध्यापक को, मतलब लर्निंग के कुछ फैक्टर्स हैं जिससे टीचर अफेक्टेड होता है या जिससे अध्यापक अफेक्ट होता है, आप ये कह सकते हो। तीसरे नंबर पे जो फैक्टर हैं वो हैं विषय वस्तु, जो आपका इंडेक्स है, जो आपकी विषय वस्तु है, उसको भी तो प्रभावित करते हैं कुछ फैक्टर। ये क्वेश्चन आता है सीधा सीधा, ये विद्यार्थी को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, अध्यापक को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, विषय वस्तु को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। और चौथा जो कारक होता है वो एनवायरमेंटल संबंधित होते हैं, जो वातावरण से संबंधित होते हैं। ठीक है, चौथा कारक कौन सा होता है भाई? वातावरण से संबंधित होता है, जो एनवायरमेंट से संबंधित होता है वो क्या होता है? वातावरण से संबंधित। अब देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टूडेंट। यू आर ए स्टूडेंट, फटाफट आंसर दो, तुम्हें अधिगम में क्या क्या प्रभावित करता है? रटने की जरूरत नहीं है, आप सब स्टूडेंट हैं, तो आपको अधिगम में क्या क्या प्रभावित करता है सोच के देखो, कुछ ना रटो, सोच के देखो तुम्हें क्या क्या प्रभावित करता है। सबसे पहले तुम्हें प्रभावित क्या करेगा? सबसे पहले तुम्हें प्रभावित करेगी तुम्हारा रेडीनेस, तुम्हारी रेडीनेस, क्योंकि तुम्हारी तत्परता। तुम तत्पर नहीं हो तो तुम नहीं पढ़ सकते, तो तत्परता भी अधिगम। क्वेश्चन पता कैसा आएगा? तत्परता या रेडीनेस किसको प्रभावित करता है? तत्परता या रेडीनेस किसको प्रभावित करता है? छात्र को, टीचर को, विषय वस्तु को या वातावरण को? ये 4 ऑप्शंस होंगे आपको। तो छात्र को प्रभावित करता है, टीचर को करता है, विषय वस्तु को करता है या वातावरण को करता है? तो ध्यान रखना, जो तत्परता होती है, जो रेडीनेस होती है, जो तत्परता होती है, जो रेडीनेस होती है, ये हमेशा बच्चे को प्रभावित करता है, क्योंकि बच्चा रेडी नहीं है। यदि आप रेडी नहीं हो तो मैं क्यों पढ़ाती? अब आपने कहा पढ़ा दो तो मैं पढ़ाऊंगी। तो कहने का मतलब रेडीनेस इज अ मेजर फैक्टर जो किसी भी बच्चे को प्रभावित करती है। ठीक है, उसके अलावा अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। स्किनर ने तो यही कहा था कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। ठीक है, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। आपको पता है लर्निंग को हाईवे बोला है किसने भाई? थॉर्नडाइक ने, तो उसने स्किनर ने। ठीक है, स्किनर ने क्या बोला है? लर्निंग को हाईवे बोला है। तो अभिप्रेरणा अधिगम का क्या है भाई? सर्वोच्च राजमार्ग है। ये कहना किसका है? तो आपको पता अभिप्रेरणा बच्चे को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। तुम ऐसे ही चुपचाप बैठे हो, मैं तुम्हें 4-5 डोज पिलाती हूँ अच्छी वाली, तुम एक्टिव हो जाते हो पढ़ने के लिए, फिर तुम्हें डोज खत्म हो जाती है, फिर तुम चुप हो जाते हो, फिर तुम्हें डोज मिलती है। मतलब आपको मोटिवेशन क्या करता है भाई? बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, इसके अलावा आपकी अभिरुचि, आपकी क्या भाई? अभिरुचियां, आपका इंटरेस्ट, आपका एप्टीट्यूड, आपका चीजों के लिए दृष्टिकोण। बिल्कुल, क्योंकि आप देखो, आप चीजों के लिए जो आपका इंटरेस्ट है पढ़ाई में, किसी फील्ड में, तभी तो आप इफेक्टिव करोगे ना। तो चीजों के लिए इंटरेस्ट है जो, वो बहुत ज्यादा आपको क्या करता है भाई? प्रभावित करता है। ठीक है, आपका बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड भी आपको अफेक्ट करता है। आपका बैकग्राउंड मतलब शैक्षणिक बैकग्राउंड, जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है। एजुकेशनल बैकग्राउंड का मतलब आपने देखा होगा, मैं कई बार है ना, बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं मेरे पास ऑफलाइन में। एक लड़की आई, शी वाज 40 ईयर्स, वॉज तो नहीं कहूंगी, वॉज इसलिए क्योंकि शी इज द स्टूडेंट ऑफ कोरोनाज, बिफोर कोरोनाज बैच। कोरोना के बाद तो अब दिवाली के बाद ऑनलाइन शुरू हो रहा है हमारा, इससे पहले तो ऑनलाइन था ही नहीं। ठीक है, ओ सॉरी, ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है, बीच में बंद था काफी लंबे टाइम से। अब तुम्हारे आसपास कोई पानीपत का हो या पानीपत के आसपास के स्टूडेंट हो, तो दिवाली के बाद ऑफलाइन बैचेस की शुरुआत हो रही है दोबारा से आफ्टर 2 ईयर। क्योंकि वैसे मैं ऑनलाइन पे आ गई थी बीच में कोरोना में, और कभी भी नहीं सोचा था मैं ऑनलाइन पढ़ाने वाली हूँ तुम सबको, पेड बैचेस नहीं सोचा था। बट आपको पता लाइफ सबको चलानी होती है, कोरोना में सब बंद हो गया, तो कहीं ना कहीं ये बैचेस निकाले गए थे। बट अच्छा रहा ऑनलाइन बैच, मच बेटर देन ऑफलाइन बैच। लेकिन स्टिल आपको पता बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑफलाइन के बिना, जिनका जी नहीं भरता, जब तक वो आई कांटेक्ट नहीं कर लेते ना, उनसे पढ़ाई नहीं होती। मतलब ऐसे बहुत बच्चे होते हैं। वैसे तो देखो, मैं ये मानती हूँ ऑनलाइन बैच बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, क्योंकि तुम्हारे पास बैच है, तुम एक क्लास को 4 बार, 6 बार, 10 बार, कितनी मर्जी बार देखो। और ऑफलाइन वाले तो एक बार आएंगे, 1 घंटे क्लास लगाएंगे, मतलब 3-4 घंटे का बैच लगाएंगे, अपने नोट्स खुद बनाएंगे और चले जाते हैं। मतलब उनको पास, वो घर जाके खुद रिवाइज करते हैं। आप चाहे 10 बार मुझे ही देख के रिवाइज कर सकते हो। तो मेरे को तो दोनों ही, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी ये अच्छा ये बुरा है। हाँ, जो पानीपत के आसपास वाले हैं तो
मतलब उनका सही रहता है। तो जो भी तुम्हारे फ्रेंड सर्कल या तुम्हारे नोन टू हैं, मैं वैसे बता रही हूँ जनरली, तो टारगेटेड एस्टेट का बैच, केवीएस का बैच और जो एचएसएससी स्क्रीनिंग है, जो जनवरी में वैकेंसीज आने वाली हैं, उनके लिए स्पेशल बैच शुरू करूंगी। मैं कोई बहुत बड़ी चौड़ी एकेडमी नहीं करती, मैं लिमिटेड सी करती हूँ। मेरी यही लिमिटेड टीम है जो ऑनलाइन में पढ़ाती है और रिजल्ट ओरिएंटेड है, सीधी सी बात है, बस मेरा फोकस यही रहता है, ज्यादा भरमार करने की मुझे नहीं रहता। तो कोई भी आपके नोन हो ना जो भी पानीपत या पानीपत के आसपास हो, तो दिवाली के बाद ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, ऑफलाइन, ठीक है। हाँ, तो बैकग्राउंड, तो शैक्षणिक बैकग्राउंड से बात चली थी ऑफलाइन में। तो एक बच्ची आके कहती मैम मैं 40 साल की हूँ, 10 साल से है ना मैंने कभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा है, 10 साल हो गए जी मेरे को पढ़ाई छोड़े। तो आप खुद देखो कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर असर तो करेगा ना। मैं ये नहीं कहती वो बच्ची नहीं सीख सकती, वो सीखी भी और उसने जेबीटी वाला एसेट भी क्लियर किया था। आज जेबीटी की स्टूडेंट थी वो, मन में आ गया बस उसको पढ़ने का, और उसका बेटा साथ आया था, इतना बड़ा मेरे जितना तो उसका बेटा था, और फिर भी वो कहती नहीं मुझे पढ़ना है। मैंने तो साफ बोला, 41 की होगी थी, मैंने कहा आप जॉब नहीं लग पाओगे, 42 की हो जाओगे। कहती कोई बात नहीं, मेरे को एग्जाम पास करना है। तो कहने का मतलब ये जो शैक्षणिक बैकग्राउंड है ये भी बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा असर करता है ना भाई, खूब करता है। क्योंकि जो रिसेंट पढ़ रहे हैं, जो एमए में है, बीएड किया है, तो फटाफट चीजों को ग्रैब कर लेते हैं। इनको सीखने सिखाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो शैक्षणिक बैकग्राउंड भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी बुद्धि, जो बुद्धि है वो भी तो बच्चों पे असर करती है। कोई इंटेलिजेंट है, कोई मंद बुद्धि है, कोई तीव्र बुद्धि है, कोई कम बुद्धि है। तो ये जो चीज है ये भी आपके ऊपर क्या करती है भाई, असर करती है। आपकी जो मैच्योरिटी लेवल है, आपकी जो परिपक्वता है, एक छोटा बच्चा है, एक बड़ा बच्चा है, तो सीधी सी बात है आपका मैच्योरिटी, आपकी परिपक्वता, ये भी बहुत असर करती है। समय भी बहुत असर करता है कि आप किस टाइम पढ़ रहे हो। अब भाई अब मैं इस बात के ऊपर पता नहीं क्यों बोलने वाली रही हूं, क्योंकि वैसे तो कहते हैं भाई भगवान उन पर प्रसन्न होते हैं जो सूर्योदय से पहले उठते हैं, मतलब भगवान उन पर प्रसन्न होते हैं। लेकिन मैंने तो जिंदगी में रेयर सूर्योदय देखा है, ठीक है चंद्रास्त होते देख सकती हूँ। मतलब मैं पूरी रात जागती थी, मतलब स्कूल कॉलेज टाइम में मुझे बहुत शौक है रात को पढ़ने का, और अब भी सेम ऐसा ही है। तो मैं इस बात पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। तो जिसको जब उठने की आदत हो तो समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये कहते हैं सुबह का समय बहुत अच्छा होता है, बच्चा फ्रेश होता है, सुबह सुबह उठ के पढ़े तो उसकी अधिगम पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। बट मैं जितनी बार भी मैंने जिंदगी में सोचा ना, सुबह उठने वाले बड़े महान होते हैं, और जितनी बार भी मैंने सुबह उठ के पढ़ने की सोची ना, मैं नहीं पढ़ सकती। और रात मेरे को उल्लू की तरह पूरी जगवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना अपना समय होता है। तो कहने का मतलब समय भी बच्चे को अफेक्ट करता है। और ये भी ध्यान रखना आपका, मतलब एक तरह से आपकी उचित जबरदस्ती ना पड़े। आपको नींद आ रही, कई बच्चे पता क्या करते हैं, पढ़ूंगा मैं तो आज हो ना, मैंने पूरी रात पढ़ के दम लेना है, मैं नहीं सोने वाला, पढ़ूंगी मम्मी आज मैं पूरी रात पढ़ूंगी, और किताब लेके बैठी रात को, नहीं मैंने पढ़ना है, थोड़ा एक निशान दिया था, थोड़ा एक निशान दिया था। तो ये वाली हरकतें आ रही है ना, तो उस किताब को रख के सो जाना बेहतर है बजाय अपनी रात काली करने के, ठीक है। तो ऐसे अपनी रात काली बिल्कुल भी ना करें। जब आपको लग रहा है कि मुझे रेस्ट लेने की जरूरत है तो यू शुड टेक रेस्ट। ज्यादा पढ़ने वाले नहीं टॉपर हुआ करते, अच्छा पढ़ने वाले टॉपर होते हैं। 10 किताब पढ़ने वाले टॉप नहीं करते, एक किताब को 10 बार पढ़ने वाले टॉप करते हैं। मैं यही बात तुम्हें बार बार सिखाती हूँ। तुमने कोर्स ले लिया ना साइकोलॉजी का या एस्टेट का, या जो मर्जी तुमने हमारे ऐप से कोर्स ले लिया, तो मैं ये नहीं हूं कि मैं और कॉन्फिडेंट हूं, बट सिर्फ एक्सपीरियंस है। मैं कोई महान नहीं हूं, ना ही मैं इंटेलिजेंट हूं, पर पिछले 8 साल से हम इस चीज को पढ़ा रहे, तो ये सिर्फ एक्सपीरियंस है कि जितना कंटेंट करवा दिया पेपर में उससे बाहर कंटेंट नहीं जाएगा। तो फिर भी बहुत बच्चे ऐसे होंगे कि ऑनलाइन पैसा इन्वेस्ट करने के बावजूद भी उस ग्रुप में जा रहे हैं, उस ग्रुप में जा रहे हैं, वहां से पीडीएफ ले रहे हैं, वहां से बुक ले रहे हैं। यही होता है टाइम वेस्ट, यही होता है असफलता का राज, ठीक है। अपने आप को भ्रमित मत करो, ज्यादा चक्रों में मत डालो। जितना पढ़ाया जाता है वो टिप्स पे होना चाहिए। कम पढ़ के भी आप सिलेक्शन ले लोगे, ज्यादा पढ़ के भी आप रह जाते हो। 10 किताबों के चक्कर में मत पढ़ना, एक ही चीज को 10 बार पढ़ना ताकि वो टिप्स पे याद हो, ठीक है। इस फिलॉसफी पे काम करोगे तो कभी असफल नहीं होगे। तो ये क्या है, छात्र को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सीखने के लिए आप सही मेथड्स का यूज कर रहे हो, आप सीखना चाह रहे हो, तो सीखने के लिए आप उचित विधि यूज कर रहे हो या नहीं, तो छात्र के अधिगम पे यही प्रभाव डालते हैं। आप सीख रहे हो, आप अच्छे मेथड ही नहीं यूज कर रहे हो। आप मेरे से साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, उसके बाद भी आपको साइकोलॉजी की 10 किताबों की तरफ ध्यान है कि मैं वो भी ले आऊं, वो भी ले आऊं, वो भी ले आऊं, तो क्यों पढ़ रहे हो तुम? तो सीखने के उचित मेथड्स को भी ध्यान रखना। इस क्लास को तुम 4 बार देख लो, एमसीक्यूज करो, कितने भी करो, मैं तो 1000 बार बोलती हूँ। तुम्हारा काम एमसीक्यूज करना है, वो मेरा नहीं है। मतलब मैं करवाऊंगी बट ज्यादा करना तुम्हारा काम है, मेरा गाइड करना काम है, ज्यादा करना तुम्हारा काम है। कितना ही करो बट किताब में मत ढूंढो, ठीक है। जितना पढ़ो 100% पढ़ो उस कंटेंट को,
तो ध्यान रखना, यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में उठ के। अभिप्रेरणा किसको अफेक्ट करने वाला अधिगम का फैक्टर है? छात्र को है, अध्यापक को है, विषय वस्तु को है, या वातावरण को है? तो आपको ध्यान रखना, अभिप्रेरणा किसको अफेक्ट करने वाला है भाई? छात्र को। अभ्यास किसको असर करता है? अब आप सोचोगे यार अभ्यास तो सबके लिए अच्छा होता है, टीचर को भी अभ्यास कर लेना। हम अभ्यास करते हैं आपके क्लास में आने से पहले। आज भी चाहे मैंने पिछले साल भी इतनी अच्छी साइकोलॉजी पढ़ाई हो, बट मुझे तो संतुष्टि नहीं है। मैं तो एडिटिंग करती रहती हूँ, मेरा तो जी नहीं भरता। अभी मैंने राजस्थान साइड से 3 किताबें मंगवाई, क्योंकि मेरे को है ना हरियाणा की किताबें कम पसंद है, सही बताऊं मेरे को पसंद नहीं आई कोई भी किताब। मैंने राजस्थान से 3-4 किताबें मंगवाई हैं। एक एचडी चित्रा की मुझे काफी पसंद आई पर्सनली, और उसी किताब को मैं फॉलो करती हूँ। यदि तुम्हारे किसी को किताब मन में लेने का भी है ना, तो ये वाली बुक ले लेना, बट मत लेना तुम, मैं पढ़ा दूंगी। इस बुक का सारा निचोड़ मैं पढ़ा दूंगी, बट पर्सनली ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी है। एचडी सिंह और चित्रा राव, एचडी सिंह और चित्रा राव की बुक है ये, शिक्षा मनोविज्ञान। अच्छी बुक है ये, इसका कंटेंट बहुत अच्छा है। तो किसी बच्चे को फिर भी ज्यादा ही चाव लग रहा हो ना किताब पढ़ के जी दम लूंगा मैं, तो ये बुक पढ़ सकते हो, बट मत पढ़ो, मैं इसका सारा तुम्हें पढ़ा दूंगी। जरूरत नहीं है इसको मंगवाने की, बाकी मर्जी है तुम्हारी। कान खाते हो ना तुम, किताब किताब किताब। तो मैंने दिखा दी, मैंने ये मंगवाई है, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। इसमें ये सारा बहुत जो एडिटिंग कंटेंट इसमें दिया हुआ है सारा। हाँ, अब है टीचर। टीचर मीन्स अध्यापक। अब तक हमने कौन से फैक्टर पढ़े भाई? जो मैं फिर कह रही हूं किताब मत मंगवाना, वो तो मैंने दिखा दी, पूछते रहते हो किताब 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 इसलिए। अब देखो, टीचर मीन्स अध्यापक। अब हमने पढ़ा भाई बच्चों को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते थे, तो ठीक है। अब बात है कि टीचर को कौन से फैक्टर, मतलब जो अध्यापक है उसको कौन से कारक प्रभावित करते हैं, अध्यापक को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? देखो, अध्यापक को कौन से कारक प्रभावित करेंगे? अध्यापक को प्रभावित करेंगे क्या भाई? आपका प्रेजेंटेशन, हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रस्तुतिकरण। ये क्वेश्चन एज इट इज यूपी टेट में आया हुआ था। प्रस्तुतिकरण अधिगम का किससे संबंधित कारक है? अब आप क्या सोचोगे, यार प्रस्तुतिकरण तो बच्चा भी करता है, टीचर भी करता है, इंडेक्स में भी प्रस्तुतिकरण होता, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन प्रेजेंटेशन टीचर का काम है ना। लेसन को कैसे प्रेजेंट करना है, ये एक किताब नहीं, मैंने ऐसी कम से कम भी मेरे पास 7 किताबें हैं। आप कहते हैं ना मैम आप कंटेंट को हर बार कहां से एडिट करते हो? मेरे पास 7 किताबें, एमएड की, बीएड की, जेबीटी की, ये वाली फर्स्ट रैंक वाली, 2 हरियाणा की, लक्ष्मी की, सारी। और मैं सब किताबों में से जो जो मेरे को लगता है पॉइंट निकालती रहती हूँ। और आज भी मैं कॉपीज बनाती हूँ, मतलब तुम लिखने से कर, ये देखो आज भी मैं रजिस्टर्स बनाती हूँ, मुझे इतना शौक है। तो ऐसे किताबों से कंटेंट बनाती हूँ। तो मैं इसलिए तुम्हें ये चीजें बता रही हूँ कि तुम एक विश्वास के साथ पढ़ो। बच्चे हमेशा यही फोन करते हैं बुक कौन सी लूं, ये कौन सी लूं, कि तुम्हें जरूरत नहीं है, वो हमारा काम है, ठीक है, किताबें लेना। हाँ, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण किसका काम है भाई? अध्यापक का। अध्यापक का काम है क्या? प्रस्तुतिकरण। अध्यापक को फिर मनोविज्ञान का ज्ञान भी होना चाहिए। मनोविज्ञान का ज्ञान मतलब क्योंकि आजकल बच्चों का दिमाग समझना बहुत जरूरी है। जब तक मुझे तुम्हारा दिमाग नहीं पता, और मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इनसे रिलेट करते हैं। कई सोचो यार मैडम को आज क्या दिमाग में आ रही है, क्योंकि जो सारे एक पॉइंट है जिसके ऊपर एक एग्जांपल मेरा सेट हो रहा है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो अध्यापक को मनोविज्ञान का, तुम्हारे मनोविज्ञान का मुझे ज्ञान हो गया, तभी मैं तुम्हें बार बार बता रही हूँ। मुझे पता है कि यही क्वेश्चन होते हैं अगेन रिपीटेड बच्चों के। तो मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत जरूरी है किसी भी अध्यापक के लिए, ठीक है। टाइम टेबल का अनुभव होना बहुत जरूरी है। टाइम टेबल, अब आपको पता होना चाहिए, बच्चा है शुरू में मुश्किल विषय पढ़ेगा, घर से आया है बेचारा भागा भागा स्कूल में, खुश होएगा, तो आपको पता ना, देख लो सबसे पहले इंग्लिश मैथ वगैरह के पीरियड आते हैं सुबह सुबह, फिर रेसेस के जस्ट बाद एक हैवी लेक्चर आता है क्योंकि रेसेस इज अ रिफ्रेशमेंट, फिर एक अच्छा लेक्चर आता है, और लास्ट में देखा ना मोरल एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, बाल सभा, पता नहीं संस्कृत, ऐसे ऐसे लेक्चर आखिर में दे देते हैं। तो मतलब अध्यापक के लिए टाइम टेबल भी बहुत जरूरी है, एक्सपीरियंस भी बहुत जरूरी है। तो ये सब अध्यापक के लिए क्या होता है भाई, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक्सपीरियंस, प्रीवियस ईयर, ये वो सब कुछ, तो अनुभव बहुत जरूरी है, ठीक है। अनुभव ही चीजें सिखाता है। कोई टीचर तो अब नहीं होता, कहीं तुम्हें सोचो, तुम भी ऐसे ही हो, हम भी ऐसे ही हैं, सिर्फ क्या होता है पढ़ा के एक्सपीरियंस हो जाता है, और कुछ नहीं है। आप जैसे बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर क्लास में है ना, हर ऑफलाइन क्लास में नया क्वेश्चन मिलता है। यकीन मानिए, हर ऑफलाइन क्लास में जब हम पढ़ाते हैं ना, तो हर रोज मैं एक नया क्वेश्चन जरूर सीख के आती हूँ, क्योंकि बच्चे पूछते हैं, खुदा ना खास्ता मुझे नहीं आता होता, तो उस क्वेश्चन को सर्च करती हूँ और उसके साथ 2 क्वेश्चन और सीखती हूँ। तो मतलब बच्चे बहुत कुछ सिखाते हैं, तो एक्सपीरियंस से फिर टीचर सब कुछ सीख जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है विषय वस्तु। अब जब इंडेक्स है तो इंडेक्स कैसे प्रभावित करता है भाई? इंडेक्स कैसे प्रभावित करेगा? आप सोचो, आपका जो विषय वस्तु है वो आपको कैसे प्रभावित करता है? बिल्कुल करेगा।
बिल्कुल करेगा। आपका जो इंडेक्स है वो बहुत मुश्किल है, मान ले बहुत मुश्किल है। आप एक मतलब खुद देखो, चलो अपना एग्जांपल ले लेते हैं। हम ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं लर्निंग, तो आपको मजा आएगा। थॉर्नडाइक की थ्योरी, पावलोव, कुत्ता, चूहा, बिल्ली, मजा आएगा तुम्हें थ्योरीज पढ़ते हुए शुरू वाली। फिर बाद में आ जाएगा कॉल रोजर्स, गुथरी, टोलमैन, और फिर तुम्हें लगा यार कितनी बेकार है ब्रूनर, गुथरी, टोलमैन, कोलमैन, कितना मतलब बेकार सा लगेगा तुम्हें। तो कहने का मतलब इंडेक्स से बच्चे बहुत प्रभावित होता है। इजी इजी आता तो बच्चे बहुत मजा करते हैं। मैम आज तो समायोजन का चैप्टर बड़ा मजा आ रहा है, और पर्सनैलिटी के टाइप 4 में देखो कैसे बैंड बज रही थी तुम्हारी, कितने मुश्किल लग रहे हैं, कितने मुश्किल लग रहे हैं। तो कहने का मतलब इंडेक्स आपको बहुत महत्वपूर्ण अफेक्ट करता है, मतलब उसका इजी टू डिफिकल्ट, उसका नेचर कैसा इंडेक्स का, वो बहुत ज्यादा क्या करता है भाई, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इंडेक्स का जो आकार है, साइज है, आपको एक तो छोटा सा, जैसे मेरा बेटा कहता है हो इतना बड़ा क्वेश्चन मैं कैसे इसको याद करूं, लेकिन छोटा सा क्वेश्चन है तो आप उसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो बड़ा छोटा एक क्वेश्चन याद कर सकते हो। फिर आपकी जो भाषा शैली है, मतलब आपके इंडेक्स की, मतलब एक तो कठिन लैंग्वेज हो, बहुत मुश्किल, जैसे एक साइंस फिजिक्स की भाषा है, इतनी मुश्किल होती है। अभी बता दूंगी, अभी एस्टेट के लिए कोई मत लेना, मार्केट में कोई अच्छी बुक नहीं है, मैं सर्च करके बता दूंगी 8-10 दिन के बाद कौन सी। सिर्फ आपको प्रैक्टिस बुक लेनी है, सिर्फ जिसके अंदर एमसीक्यूज हो, और मैं बताऊंगी, अभी रुक जाओ। भाषा शैली मतलब आपको जो लैंग्वेज है, आपको पता है जैसे फिजिक्स है, साइंस है, बच्चे क्यों डरते हैं, साइंस में कोई भूत घुस रहा है, क्योंकि उसके शब्द बड़े मुश्किल मुश्किल हैं। हिंदी प्यारी क्यों अच्छी लगती है, हिंदी बड़ी आसान होती है, हिंदी जिसके माथे पे बिंदी फिर भी वो अच्छी होती है। हिस्ट्री में बच्चे क्यों मजे लेते हैं, कहानियां बनी होती हैं। ठीक है ना, तो मतलब ये चीजें आपको बहुत मायने रखती हैं। और फिर आपको पता है जो इंडेक्स होता है, तो इस इंडेक्स में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है भाई। उद्देश्य पूर्णता भी होनी चाहिए, मतलब आप किस मकसद से बच्चे किस इंडेक्स को किस मकसद से पढ़ें, तो ये सब कुछ इंडेक्स को क्या करती है भाई, प्रभावित करते हैं। फिर वातावरण को तो आपको पता है, वातावरण को कौन प्रभावित करता है, आपका जो परिवार है, आपके साथी संगी हैं, आपके मित्र हैं, ये तो सबको पता है। तो ये सब किसको प्रभावित करते हैं, वातावरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि अभिरुचि किसको अफेक्ट करने वाला अधिगम का फैक्टर है, बच्चे को, अध्यापक को, विषय वस्तु को, या नन ऑफ दीज। तो ध्यान रखना बच्चे को। प्रशिक्षण पूछा गया था, ट्रेनिंग अध्यापक के लिए होती है, प्रशिक्षण किसके लिए अफेक्ट करने वाला फैक्टर है, अध्यापक को अफेक्ट करने वाला फैक्टर है। ठीक है भाई, तो ये क्या था अधिगम। इन शॉर्ट रिवाइज करते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा फटाफट से। सबसे पहले आज हमने पढ़ा अधिगम होता क्या है। अधिगम भाई व्यवहार में स्थायी जो परिवर्तन होते हैं वो अधिगम होता है। जो अभ्यास से, प्रशिक्षण से, ट्रेनिंग से, एक्सपीरियंस से आते हैं वो लर्निंग होता है। लेकिन जो मैच्योरिटी, बीमारी, मूल प्रवृत्ति, इनसे आते हैं वो अधिगम स्थायी नहीं होता। तो स्थायी नहीं होता तो वो ज्यादा फिट अधिगम नहीं कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, फिर हमने पढ़ा अधिगम की क्या क्वालिटीज हैं। तो अधिगम यूनिवर्सल होता है, सब में होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, अनुभव होते हैं, तुरंत नहीं होता, स्थायी परिवर्तन होते हैं, क्रियात्मक, वातावरण से रिलेटेड होता है अधिगम। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है, फिर मैंने आपको ये पढ़ाया था कि अधिगम में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, जिसके अंदर जैसे आवश्यकता, लक्ष्य, बाधाएं, तत्परता, वातावरण, अंतःक्रिया, रीइंफोर्समेंट, संगठन, मूल्यांकन, ये सब कुछ अधिगम में होता है। ठीक है, स्थायी परिवर्तन मतलब स्टैटिक परिवर्तन अधिगम में आते हैं, अभ्यास, परीक्षण, अनुभव, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं आज। फिर हमने गैने की लर्निंग सोपान की पढ़ी, 1965 में कंडीशन ऑफ लर्निंग बुक दिया रॉबर्ट गैने ने। ठीक है, फिर इसके अलावा हमने रॉबर्ट गैने के अधिगम को डिटेल से पढ़ा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हमने पढ़ा अधिगम को कौन कौन से फैक्टर जो है प्रभावित करते हैं। आगे इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अपकमिंग क्लासेस में अधिगम का ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, डोमेन्स ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और लर्निंग कर्व, ये हम पढ़ने वाले हैं। हैशटैग पार्ट 2। पार्ट 3 में हम पढ़ने वाले हैं थॉर्नडाइक की थ्योरी, अपने आप में ही बहुत महान है, 3 मुख्य नियम, 5 गौण नियम और थ्योरी। फिर हम पढ़ने वाले हैं पावलोव और स्किनर और ये आपका गेस्टाल्टवादियों की थ्योरी। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ब्रूनर, टोलमैन, गुथरी। ठीक है, ये सब सिद्धांत हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद। और इसके बाद
अधिगम का एक कंक्लूजन। तो काफी लंबा सा चैप्टर चलेगा अधिगम, ठीक है। एंड आफ्टर दैट फिर हम कुछ नया चैप्टर शुरू करेंगे, तो ये देखते हैं कब खत्म होएगा भाई।